अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सऊदी अरब समेत बेशतर खलीजी मुल्कों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब में खाने काबा में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने खुजू व खुशू के साथ ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद में सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के अफराद भी शरीक थे। सऊदी अरब के लोगों के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुसलमानों ने भी खाने काबा में नमाज अदा की। कई एशियाई मुल्कों में भी आज ही ईद मनाई जा रही है। इंडोनेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। जकार्ता में अल अजहर मस्जिद के सामने बड़े मैदान में नमाज ईद अदा की गई। चीन की राजधानी बीजिंग में शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाजी जमा हुए। उधर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के सबब में वाक़े लाकाम्बे की मस्जिद नमाजियों से भरी पड़ी थी। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने विदेशी पूंजी को लेकर फिर से साहस दिखाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी पूंजी को न्योता देते हुए उनके लिए भारत में काम आसान बनाने के फैसले हुए हैं। खुदरा बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने के साथ जो शर्तें लगाई गई थी उसमें से अधिकांश अब हटा ली गई है। 10 लाख की आबादी वाले शहर की शर्त भी हट गई है। दुनिया की नंबर 1 बहुराष्ट्रीय खुदरा कंपनी वॉलमार्ट को भारत अब आ जाना चाहिए। रिफाइनरी, दूर संचार के क्षेत्र की कंपनियों में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा भी बढ़ा दी गई है। विनिवेश के अलग फैसले हुए हैं। इनके अलावा वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ढेरों नए संकेत दिए हैं। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने 1 साल पूरा कर लिया है। 1 साल में उनके ढेरों फैसले हैं। सवाल है, इस सबसे अर्थव्यवस्था का क्या कुछ बना है और क्या संभावना है? कैबिनेट के फैसले हो या मंत्रियों की पहल, सब में फोकस आर्थिकी को पटरी पर लौटाना है, गिरते रुपए को थामना है, पूंजी निवेश बढ़वाना है। पिछले 1 साल में चिदम्बरम और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने निवेश बढ़वाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन नतीजे ढाक के 3 पात वाले रहे। न देसी निवेशकों का भरोसा बन रहा है और न विदेशियों का। देसी पूंजीपति भी बाहर प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं, वहीं विदेशी कारोबारी भारत में घोषित प्रोजेक्ट छोड़ रहे हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं।
मरकज की यूपीए हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के बीच क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जम्मू कश्मीर में हिंद पाक सरहद पर 5 हिंदुस्तानी जवानों के मारे जाने के वाक़े पर जिस तरह हुकूमत और कांग्रेस पार्टी का रद्द अमल रहा है, उसे देखकर बरसरे इक़्तिदार और अपोजिशन दोनों की जानिब से ये सवाल पूछा जा रहा है। हुकूमत की जानिब से एक एंटनी ने पार्लियामेंट में बयान दे दिया था कि पाकिस्तानी फौज की वर्दी में इंतहा पसंदों ने हिंदुस्तानी फौजियों पर हमला किया। 2 दिन उनके इस बयान पर हंगामा होता रहा और तब वो अपने इस बयान से पीछे हटे और आज पार्लियामेंट में कहा कि हिंदुस्तानी सरहद पर हुआ हमला पाकिस्तानी फौज ने किया था। बताया जा रहा है कि वजीर आजम के दफ्तर, वजारत खारजा और कौमी सलामती के मुशीर से सलाह मशवरा करके उन्होंने अपना पहला बयान दिया था, क्योंकि वजीर आजम मनमोहन सिंह और कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर मेनन दोनों पाकिस्तान से बातचीत जारी रखने और अगले महीने न्यूयॉर्क में नवाज शरीफ से मुलाकात के हक में हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी ने सख्त कार्रवाई करने का बयान दिया था। कांग्रेस जराये के मुताबिक पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को भुनाने का मौका बीजेपी को मिल जाए, इसलिए उसका रद्द अमल बहुत मोहतात था। कांग्रेस के कई लीचान का कहना है कि ये इंतखाबी साल है और इसमें मनमोहन सिंह की निजी ख्वाहिशात पर कौमी सलामती को इंतखाबी इशू नहीं बनने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुअत्तल IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर कितनी रिपोर्ट रियासती हुकूमत के पास भेजी गई हैं? अगर सरकारी जराये की माने तो 4 रिपोर्ट रियासती हुकूमत को मौसूल हुई हैं। इनमें से एक रिपोर्ट दुर्गा शक्ति के खिलाफ है और 3 रिपोर्ट एक जैसी हैं, जिनमें कहा गया है कि बतौर SDM दुर्गा शक्ति कादरपुर गांव में मस्जिद की दीवार गिराते वक्त वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने 3 रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया और एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि इस चार्जशीट पर दुर्गा का जवाब देखने के बाद उनकी मुअत्तली का फैसला वापस लिया जा सकता है। बहरहाल पहली रिपोर्ट गौतम बुद्ध नगर जिले के कलेक्टर रविकांत ने भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद की दीवार गिराए जाते वक्त दुर्गा शक्ति वहां पर मौजूद नहीं थी। बाद में बिल्कुल यही रिपोर्ट लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने रवाना की। तीसरी रिपोर्ट मेरठ जोन के कमिश्नर ने भेजी, जिसमें दुर्गा शक्ति पर उंगलियां उठाई गई थी और इसी बुनियाद पर रियासती हुकूमत ने उन्हें चार्जशीट जारी की। चौथी रिपोर्ट इलाके के तहसीलदार ने भेजी है, जिसमें कहा गया है कि दीवार गिराए जाते वक्त SDM वहां पर मौजूद नहीं थी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने एक कहानी सुनाई है। उन्होंने IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को गौतम बुद्ध नगर की पोस्टिंग देने पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि उनके शौहर की सिफारिश पर उन्होंने ये पोस्टिंग दी थी। इस तरह वजीर आला ने यह बताया कि दुर्गा शक्ति की बतौर SDM जो तैनाती हुई थी वो उनकी किसी काबिलियत की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनके IAS शौहर की सिफारिश पर हुई थी। अखिलेश की इस कहानी से एक दिन पहले उनकी मौजूदगी में उनके वजीर सेहत अहमद हसन ने कहा कि उनके पास दुर्गा शक्ति और उनके खानदान की पोल खोलने वाली बहुत सी बातें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा होगा कि मीडिया खामोश हो जाए, नहीं तो वो पोल खोलेंगे तो मीडिया को अफसोस होगा कि उसने क्यों दुर्गा शक्ति की तरफदारी की। हैरानी है कि हुकूमत के पास अपने किसी अफसर के खिलाफ कुछ दस्तावेज हैं और न उनका खुलासा किया जा रहा है और न उन पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे ही एक कहानी इलाके के रुकने असेंबली और यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी को लेकर है, जिन्होंने मस्जिद बनाने के लिए 51,000 रुपए का चंदा दिया, साजिश रचकर दुर्गा शक्ति नागपाल को उलझाया और वजीर आला अखिलेश यादव को गलत इत्तलात फराहम कर अफसर को मुअत्तल करवाया। बताया जा रहा है कि इसके लिए अखिलेश अपने रुकने असेंबली से नाराज है। एक कहानी ये भी सामने आई है कि कांग्रेस के एक रहनुमा विदित चौधरी ने सबसे पहले दुर्गा शक्ति की शिकायत की थी। हालांकि अब कांग्रेस उन्हें सलाम कर रही है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा की हाल बूझ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मीडिया और मुल्क भर में हुए एहतजाज के आगे बिलाखिर मरकजी हुकूमत झुक गई। वजीर दिफा एंटनी ने पार्लियामेंट में आज दूसरा बयान दिया। उन्होंने मंगल को दिए गए अपने बयान को एक तरह से मुस्तरद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होकर 5 हिंदुस्तानी फौजियों का कत्ल करने के मामले में बराह रास्त तौर पर पाकिस्तानी फौज शामिल है। एंटनी ने कहा कि इस तरह के वाकयात को बिना पाकिस्तानी फौज के शामिल हुए अंजाम नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने पार्लियामेंट में दिए गए अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की स्पेशलिस्ट आर्मी ने इस हमले को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि उनका पिछला बयान उस वक्त दस्तयाब इत्तलात की बुनियाद पर था। अब फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह हालात का मुआयना करके आए हैं
गौरतलब है कि एंटनी के बयान से ठीक पहले फौजी सरबराह ने उनसे मुलाकात की थी। एंटनी ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम देते हुए ये भी कहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित को पुख्ता मानकर उसे हल्के में न ले। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा सुषमा स्वराज ने वजीर दिफा एंटनी के बयान का इस्तकबाल किया है। एंटनी के बयान खत्म करते ही उन्होंने खड़े होकर कहा कि उनकी पार्टी फौजियों के कत्ल पर सियासत नहीं कर रही थी, बल्कि वजीर दिफा के पहले बयान के तौर पर हुकूमत ने जो भी गलती की थी उसकी इस्लाह की कोशिश की जा रही थी। सुषमा ने कहा कि अब हुकूमत ने मान लिया है कि हिंदुस्तानी फौजियों के कत्ल में पाकिस्तान का हाथ था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ध्यान में रखे कि पहले बयान में एंटनी ने जो गलती की थी वैसी गलती आगे न दोहराई जाए। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राज्यसभा में हंगामा करके कार्रवाई में रोकना अंदाजी करने वाले अरकान पार्लियामेंट की फेहरिस्त में बीजेपी के 20 मेंबरान पार्लियामेंट का नाम होने पर भड़की बीजेपी ने कहा है कि इस फेहरिस्त में कांग्रेस के किसी भी रुकन पार्लियामेंट का नाम क्यों नहीं है या हुकूमत की हिमायत कर रही पार्टियों में से किसी का नाम क्यों नहीं शामिल है। तरफदारी और जानिबदारी का इल्जाम लगाकर बीजेपी अरकान ने 2 बार ऐवान से वॉकआउट किया। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अरुण जेटली ने कहा कि इसी ऐवान में कांग्रेस के एक रुकन पार्लियामेंट ने अपनी हलीफ पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट की जानिब मारपीट के इरादे से आगे बढ़े थे, लेकिन उन दोनों का नाम फेहरिस्त में नहीं है। तेलंगाना को लेकर आंध्र प्रदेश के कांग्रेस अरकान ने हंगामा किया, लेकिन उनका भी नाम इस फेहरिस्त में शामिल नहीं है। अदालत उस्मा ने बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती को बड़ी राहत दी है। अदालत ने गुज़िश्ता साल जुलाई में दिए गए अपने फैसले के तज्जिए के लिए दायर की गई अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ताज कॉरिडोर घोटाले के मामले में मायावती की जाँच नहीं हो सकती है। गुज़िश्ता साल जुलाई में अदालत उस्मा ने कहा था कि CBI ने अपने हुदूद से आगे जाकर साबिक वजीर आला मायावती के खिलाफ ताज कॉरिडोर केस में जांच की है। बाद में CBI ने फैसले को वाज़ेह करते हुए कहा कि CBI मायावती के खिलाफ दूसरे मामलात और आमदनी से जायद असासे के मामले की जांच कर सकती है। अदालत उस्मा के जुलाई के फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसे अदालत ने आज मुस्तरद कर दिया। 2002 के ताज कॉरिडोर मामले में 117 करोड़ के घोटाले के इल्जामात लगे थे। उत्तर प्रदेश की IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के मुअत्तली के खिलाफ दायर की गई मफाद आम्मा से मुताल्लिक अर्जी पर पीर को अदालत उस्मा में समाअत की जाएगी। अदालत उस्मा के सीनियर वकील ML शर्मा ने गुज़िश्ता दिनों ये अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि नौजवान IAS अफसर को मुबैना तौर पर एक मस्जिद की दीवार गिराने के इल्जाम में मुअत्तल किया जाना अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इस अर्जी में दुर्गा शक्ति की मुअत्तली फौरन मनसूख किए जाने का भी मुतालबा किया गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी, गांव गांव में
राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया आदाब। मेरे और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारक। मुसीबतों का सैलाब है अतिक्रमण। अतिक्रमण यानी शहरी व्यवस्था का उल्लंघन और एक कानूनी जुर्म। अतिक्रमण से होती नागरिक असुविधा को रोकें। अतिक्रमण ना करें, ना ही होने दें। सार्वजनिक फुटपाथ और बरामदों में किए गए अतिक्रमण से सामान की जब्ती के साथ चालान भी किया जाएगा। अपने शहर के नियोजित विकास में सहभागी बने और इसे सुंदर बनाने में सहयोग करें। दुकानों के सामने बरामदे और पार्किंग एरिया सरकारी संपत्ति है। इसे डिस्प्ले या दुकान के सामान से जाम न करें। अतिक्रमण कानूनी जुर्म है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है। इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस पार्टी के लीड जान ने एक बार फिर जल्द इलेक्शन की बहस करवाई है। उनका मानना है कि हुकूमत ने खुराक तहफ्फुज बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया है और इसी इजलास में इसे पास करा लिया जाएगा। उसके बाद हुकूमत को इसके अमल तक इंतजार नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि इस पर अमल दरामद में बहुत वक्त लग सकता है। फायदा हासिल करने वालों की शनाख्त करने से लेकर अनाज की खरीद और डिलीवरी के सिस्टम तक बहुत काम करना है। इसमें 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। उसके बाद इंतखाबात में जाने से बेहतर है कि अभी इसे पास कराने के बाद ही हुकूमत इलेक्शन में चली जाए। जल्द इंतखाबात चाहने वाले लीचान ने दूसरा सबब यह बताया है कि इस वक्त बीजेपी में नरेंद्र मोदी के नाम पर तकसीम है। क़यादत को लेकर एक राय नहीं है। ऐसे में अभी इलेक्शन हो तो बीजेपी मुत्तहिद होकर नहीं लड़ सकेगी। कांग्रेस पार्टी और यूपीए हुकूमत के पार्लिमानी मैनेजर इस उम्मीद में थे कि खुराक तहफ्फुज बिल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन बिल पेश करने के ठीक पहले अचानक जम्मू कश्मीर में 5 हिंदुस्तानी फौजियों के मारे जाने की खबर सामने आ गई
और इस वजह से पार्लियामेंट में कामकाज मुतासिर हो गया। अब अगले ही हफ्ते इस पर बहस की उम्मीद है, लेकिन मुश्किल यह है कि हुकूमत को बाहर से हिमायत दे रही समाजवादी पार्टी ने 4 तरमीमात पेश की हैं। मुल्क की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम ने 50 तरमीमात पेश की हैं। अन्ना डीएमके और तृणमूल कांग्रेस ने बिल के मौजूदा खाके की मुखालफत की है। भारतीय जनता पार्टी भी बिल में तरमीम चाहती है। ऐसे में हुकूमत को कुछ तरमीमात करनी पड़ सकती हैं। हुकूमत को ये कोशिश करनी होगी कि कोई पार्टी वोटिंग का मुतालबा न करे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम दोनों का पूरा फोकस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटा लाने का है। जो संभव हो सक रहा है ये कर रहे हैं। दिक्कत राजनीतिक माहौल और सरकार की दुर्दशा से है। लोगों में यह भरोसा नहीं बन रहा है कि भारत में अर्थव्यवस्था सरपट भागने लगेगी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अचानक रुकावट आ गई है। हुकूमत और अपोजिशन में कई चीजों पर इत्तफाक राय हो चुका था, लेकिन इजलास शुरू होने के अगले दिन जम्मू कश्मीर में हिंद पाक सरहद पर पाकिस्तानी फौज ने हमला कर 5 हिंदुस्तानी जवानों को हलाक कर दिया। इसके बाद से पार्लियामेंट में तनाज़ा चल रहा है। इस तनाज़े में तमाम मुकन्नना से मुताल्लिक कामकाज ठप पड़े हुए हैं और साथ ही हुकूमत का इक़्तिसादी इस्लाहात का एजेंडा भी खटाई में पड़ गया है। इस इजलास से पहले हुकूमत ने मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट में पेंशन और बीमा बिल पास नहीं होता है तो हुकूमत को मुश्किलात होंगी। बहरहाल ये एक हकीकत है कि वजीर आजम मनमोहन सिंह, वजीर खजाना पी चिदम्बरम, वजीर कॉमर्स आनंद शर्मा, मनसूबाबंदी कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मुंटेक सिंह अहलुवालिया वगैरह बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत रंग नहीं ला पा रही है। वजीर आजम, वजीर खजाना और वजीर तिजारत की कोशिशों से जितना सरमाया आने का भरोसा मिला है, उससे ज्यादा सरमाया हिंदुस्तान से बाहर जा चुका है। आर्सेलर मित्तल और पॉस्को ने ओडिशा और कर्नाटक से अपने अपने प्रोजेक्ट हटा लिए हैं, जिससे 80,000 करोड़ रुपए का सरमाया वापस गया। जिस तरह ओडिशा में 10 पाली सभाओं की मीटिंग में न्यामगिरी पहाड़ पर वेदांता को कानकुनी से रोकने का फैसला हुआ है, उससे तय है कि 50,000 करोड़ रुपए का बॉक्साइट की फैक्ट्री लगाने का वेदांता का सरमाया भी वापस चला जाएगा। हुकूमत ने कई हलकों में बहुत हम आहंगी दिखाई है। खुर्दा कारोबार में रास्त गैर मुल्की सरमाया लाने का गुज़िश्ता साल के आखिर में हुकूमत ने फैसला किया था और 9 महीने में ही हुकूमत ने उसे तब्दील कर दिया है। FDI लाने की कई शराइत को तब्दील कर दिया गया है और कई शर्तों में नरमी दी गई है। अमेरिका की सबसे बड़ी खुर्दा कारोबार की चेन वॉलमार्ट के हिंदुस्तान में आने का रास्ता आसान कर दिया गया है। दूसरे हलकों में सरमायाकारों को लुभाने के लिए भी चिदम्बरम ने सिंगापुर से लेकर अमेरिका, कनाडा तक का सफर किया है, लेकिन गैर मुल्की सरमायाकार आने के बजाय गैर मुल्की सरमाया भी हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। दरअसल हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को कई बातों का भरोसा नहीं दिला पा रही है। 2008 में जब दुनिया में इक़्तिसादी बहरान आया था तो दुनिया भर के सरमायाकारों ने हिंदुस्तान की इस बात पर भरोसा जाहिर किया था कि हिंदुस्तान की मईशत की बुनियाद मजबूत है, लेकिन 5 साल बाद हिंदुस्तान ये भरोसा नहीं दिला पा रहा है, जबकि उसने पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस और कोयला वगैरह की कीमतों को खुले बाजार के हवाले कर दिया है। बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सरमाए का फैसला किया है। रिजर्व बैंक में ज्यादा इस्लाहात करने वाले गवर्नर बैठाने का फैसला किया है। फिर भी आराजी और मेहनत और मजदूरी के हल्के में इस्लाहात को लेकर फिक्रमंदी है। कानकुनी माहौलियात और जंगलात की वजारत की पॉलिसियों की फिक्र है। वजीर आजम ने सरमायाकारी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई है, लेकिन कई महीनों के बाद भी उसके पास कोई मामला नहीं आया है। दरअसल हिंदुस्तान को लेकर ये पैगाम है कि यहाँ जमीन मिलना मुश्किल है, कानकुनी की मंजूरी नामुमकिन जैसी है और मेहनत और मजदूरी से जुड़ा कानून कंपनियों के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला है। मईशत की बुनियाद मजबूत नहीं है और हुकूमत का खसारा पड़ रहा है, इसलिए सरमायाकारों में भरोसा नहीं बन पा रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नए आर्थिक फैसलों पर चर्चा करेंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद।
दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। देश एवं प्रदेश का विकास सभी वर्गों एवं समुदायों की भागीदारी से ही संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बनाई नीतियां और की घोषणाएं। प्रदेश में केंद्र सरकार के समान अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास और उनके समुचित संरक्षण के लिए अलग से अल्पसंख्यक मामलात विभाग का गठन किया। अल्पसंख्यकों को बेहतर कारोबारी माहौल और ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी राशि 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर की 100 करोड़ रुपए। साथ ही 2013-14 के बजट में 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से अल्पसंख्यक विकास कोष के गठन की घोषणा के साथ ही अल्पसंख्यक बाहुल्य शहरों एवं पंचायत समितियों के लिए केंद्र सरकार के मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक शहर एवं पंचायत समिति हेतु 10 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित। इसके अलावा अल्प आय वर्ग के अल्पसंख्यकों के द्वारा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेने पर ब्याज अनुदान के साथ ही महिला उद्यमियों के लिए ऋण आवंटन की प्रक्रिया को सरल कर अल्पसंख्यक वर्ग की महिला उद्यमियों द्वारा ऋण चुकाने पर संपूर्ण ब्याज की छूट। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया चुनाव पास है, कांग्रेस और भाजपा में आर्थिक मुद्दों पर एक राय नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों और खिचड़ी कमजोर सरकार की आशंकाएं बनी हुई है। ऐसे में बड़ी विदेशी कंपनियां आकर भारत में पैसा लगाए, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन रुपए और दुनिया में इमेज के खातिर सरकार को कोशिश करती रहनी चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित गोयल है। अमित जी, केंद्र सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश के लिए तमाम दरवाजे खिड़की सब खोल दिए हैं। खुदरा व्यापार कारोबार में जो पहले की शर्तें लगाई थी वो भी सब लगभग हट गई है। तमाम कोशिश हो रही है कि किसी तरह डॉलर आ जाए, हर तरह से कोशिश हो रही है। क्या लगता है इससे माहौल कुछ सकारात्मक बन रहा है, कुछ सुधर रहा है? क्या आखिर इस सब का असर होता हुआ लगता है? देखिए, असर तो इनके पास अब इस वक्त कोई विकल्प नहीं है जी। इनको डॉलर चाहिए जी। अब डॉलर किसी भी, जब तक ये खोलेंगे नहीं डॉलर आएगा नहीं जी। तो डॉलर अब इन्होंने खोला है जी। अब विकल्प नहीं है इसलिए खोला है जी। और इसमें अब पैसा आना चाहिए जी। कितनी जल्दी आएगा, कितनी स्पीड से आएगा, क्योंकि सिर्फ खोलने से तो काम बनता नहीं है जी। इसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है, 10 चीजें और हैं जी। ये सब खोलने से, सिर्फ खोलने से नहीं बनता है, लेकिन एक शुरुआत है जी। और इनके पास, इनको हो गई शुरुआत नहीं, लेकिन ये शुरुआत में अभी जो जितने फैसले हुए, क्या ये नहीं लगता है कि चिदम्बरम 1 साल पहले जब वित्त मंत्री बने तभी ये कर लेते तो कुछ बहुत होती थी? ये धीरे धीरे करके कि रुपया गिर रहा है तो रुपए की चिंता में अब ज्यादा फैसले हो रहे हैं, जबकि पहले भी हो सकते थे ये सब। देखिए, मैं इसमें सरकार का फेलियर मानता हूँ जी। मैं इसलिए मानता हूँ, जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि ये 1 साल पहले होना चाहिए था जी। जो इनका विजन है जी। जो ये कहते हैं कि आप फोरसाइट आपकी होनी चाहिए कि रुपया हमारा कहाँ जा सकता है, हम कहाँ खड़े हैं, तो उस हिसाब से प्रिवेंटिव मेजर्स जिसे कहते हैं जी। वो आने चाहिए थे 1 साल पहले जी। अब रुपया आपका इतना जल्दी गिर गया जी। रुपया गिरना इतनी खराब बात नहीं है, जितना जल्दी वो गिरा है वो इतना खराब बात हो गई है कि ये धीरे धीरे गिरता और इकोनॉमी इसको एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन इन्होंने 1 साल लगा दिया इन फैसलों को करते करते। उससे नहीं, तो उस नाते ये नहीं लगता है कि जो पी चिदम्बरम ने 1 साल पूरे होने पर अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जून जुलाई में जिस तेजी से मई के बाद रुपया गिरा, उससे ये सब बहुत हड़बड़ा है, वो बहुत अप्रत्याशित था, उसकी चिंता में अब सारे काम हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा गिर सकता रुपया, ये अंदाज सरकार को नहीं था और ये सबसे बड़ी फेलियर नहीं थी या ये मजबूरी थी? कोई सरकार ऐसा मालूम नहीं कर सकती थी? आपका क्या मानना? नहीं, आप देखिए, आपको किसी बीमारी है और आप उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, उसका इलाज ही नहीं करना चाहते, और वो बीमारी जो खांसी जुकाम है वो बढ़कर बहुत बड़ा निमोनिया हो जाए और फिर आप हॉस्पिटल में जाएं सीधा,
तो ये तो वो वाली बात हो गई। सरकार को सब मालूम था रुपया इनका गिरना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है 280 बिलियन डॉलर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 2009 में जब यूपीए 2 आया, और आज के दिन में 280 बिलियन डॉलर है, वो बढ़ा ही नहीं है। जबकि कीमतें क्रूड ऑयल की बढ़ी हैं, मतलब आयात महंगा हो रहा है, बहुत आयात महंगा हो रहा है, आपका एक्सपोर्ट गिरा है, आपका